हेलो ऑल। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो इस वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेरे आइल्स लिस्टिंग में 9 बैंड्स आए थे और कैसे आपके भी आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यार कि मैंने पढ़ाई कैसे की, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने तैयारी कैसे की, मेरी प्रिपरेशन क्या थी, एग्जामिनेशन हॉल में मेरी अप्रोच क्या थी। ये वीडियो में मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और हम एंड में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक एडवाइस है कि पेन और नोटबुक अपने साथ रखना, नोट्स बनाते रहना और वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेन और पेपर साथ में रखो ताकि आप नोट्स बना सको और एंड में जो क्वेश्चंस है उनको अप्रोच कर सको। तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी आइल्स की टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म है जिसको टीआरएफ कहते हैं। तो जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे लिस्टिंग में 9 बैंड्स आए थे। रीडिंग में कम थे 7.5, लेकिन मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया है जिनके 8.5 आ रखे हैं। राइटिंग में 7.5 थे, स्पीकिंग में 8.5 थे और ओवरऑल स्कोर मेरा 8 था। तो लिस्टिंग में मेरे 9 कैसे आए, क्या मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लगाई और कैसे मैंने तैयारी की, उसके बारे में हम इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। तो इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है कि प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करनी है और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल या कैसे एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है हमारी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि यूज गुड स्टडी मटेरियल। मतलब हमारे पास इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, पर काफ़ी हद तक जो हमारा कंटेंट है या तो वो आउटडेटेड है या तो वो गलत है। तो अगर हम वह उस कंटेंट से तैयारी करेंगे तो पहली तो यार हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी और दूसरा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे बेसिक एडवाइस मैं यही दूंगा आपको कि जो ऑफिशियल कैम्ब्रिज की बुक्स है यार, उनसे ही तैयारी करना। ये बुक्स बेस्ट है। अभी तक बुक नंबर 18 तक आ चुकी है। तो मेरी एडवाइस अभी ये रहेगी कि आप बुक नंबर 15 से लेके 18 तक कर सकते हो, दोनों में, अकेडमिक में भी एज वेल एज जर्नल ट्रेनिंग में भी। इन बुक्स में क्या होता है, इन बुक में 4 टेस्ट होते हैं और यूजुअली ये सब टाइप के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो दिस कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और जो मटेरियल होगा वो अपडेटेड होगा। और हमने करना कौन सा है, जो लेटेस्ट 4 बुक्स, कोई भी जो सीरीज चल रही है, जैसे लेट्स से अभी 18 चल रही है, 18 चल रही है, तो 18 से पहले 4 बुक्स हो गई, तो 15 से 18। ठीक है, लेट्स से कि अब एक टाइम 21 चल रही होगी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हमने 17 से 21 कर लेना, बस लेटेस्ट 4 बुक्स। उससे ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हमारे पास ये कंटेंट मोर देन इनफ है आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करवाने में। मोर देन इनफ यार, मोर देन इनफ। सेकेंड जो मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको एडवाइस दूंगा यार कि प्लीज अपने टेस्ट को एक सिटिंग में खत्म करना। ये टेस्ट यूजुअली 30 मिनट्स के आसपास का होता है। तो जब आप लिसनिंग टेस्ट के लिए बैठ रहे हो, आपके पास 30 मिनट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में पॉज करते हो तो उससे क्या होता है, आपका फोकस टूटता है और जिसके कारण परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप आ सकता है। तो बेस्ट वही है कि आपको ये देखना है कि आपके पास 30+ मिनट्स है अपना इस टेस्ट को देने के लिए। आपको ये टेस्ट बहुत जगह से मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी काफ़ी आपको मिल जाएगा, बट अगेन ट्राई करना कि ऑफिशियल टेस्ट हो, है ना, कैम्ब्रिज बुक का हो। बुक 18 टेस्ट 1 ऐसा ऐसा होगा। तो ट्राई करना कि ऑफिशियली कैम्ब्रिज वाली बुक का ही हो। अगला एडवाइस है वो है कि एनालाइज करना अपने टेस्ट के रिजल्ट को। जैसे कि आपके 31 आए हैं 40 में से, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी 9 गलतियां कहाँ हुई हैं। ये आपको चेक करना है कि जो वो मिस्टेक हुई है कहाँ हुई है, कौन से क्वेश्चन में हुई है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्या आपको किसी क्वेश्चन टाइप में गलती हो रहा है या किसी सेक्शन में गलती हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन टाइप में गलती हो रही है, जैसे लेट्स से कि आपका एमसीक्यू में गलती हो रहा है या मैचिंग में गलती हो रहा है, तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो।
या अगर आपका लेबलिंग में गलती हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के टाइम आप जो भी आपका वीक पॉइंट्स है उन पे फोकस करना, क्योंकि एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं होगा। तो बेस्ट वही है कि जब भी हम टेस्ट देंगे उसका रिजल्ट को एनालाइज करना। अगला एडवाइस मेरा ये है कि जब आपका लेट्स से कि स्कोर 35 से ऊपर आ रहा है, कंफर्टेबली आपका इतना स्कोर आ रहा है रेगुलर बेसिस पे हर एक टेस्ट पे, तो आप ये चीज कर सकते हो। जैसे आप 1x पे प्ले करते हो रिकॉर्डिंग, आप उसको स्पीड अप कर सकते हो, आप उसको 1.25x पे कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ेगा तो क्या, आप इंफॉर्मेशन मिस नहीं करोगे। अगर इंफॉर्मेशन मिस नहीं करोगे तो आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। और एक और छोटा सा एडिशनल बेनिफिट होगा, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। तो सबसे बड़ा वाला अपना एडवांटेज है वो है फोकस, और हम इंफॉर्मेशन अच्छी तरह ले सकते हैं, ठीक है, और हमारा गलतियां कम होगा। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे 1x साउंड करता है और कैसे 1.2x साउंड करता है। Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. ये ऑडियो था आपका नॉर्मल स्पीड पे, इस स्पीड में ही आपको टेस्ट में ऑडियो आएगा। अब अगर आप चाहो तो इसको 1.25 में भी सुन सकते हो, तो वो कैसा लगेगा एक बार उसको सुनो। Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. ओके, तो अगर आप इस रिकॉर्डिंग से कंफर्टेबल हो, इस स्पीड से कंफर्टेबल हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो 1x पे ही तैयारी करना। लेकिन हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1.25x में अगर आप करोगे तो आपकी जो लिसनिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे आराम से पहुंच जाएगी। आपका फिर 40 आउट ऑफ 40 100% आएगा विदाउट एनी डाउट। अगर आप 1.25x पे प्रैक्टिस करके आपने लेट्स से क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू कर दिए, आपने 3 या 4 प्रैक्टिस लगा ली अच्छी तरह, तो आपका 40 आउट ऑफ 40 100% आएगा, गारंटी है ये। नेक्स्ट एडवाइस वो होगी कि इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज देखो, ब्रिटिश देखो। तो ये देखने का हमको फायदा क्या है, पहले तो हमको प्रोनाउंसिएशन उनकी थोड़ी सी पता चलेगी कि वो कैसे अपने वर्ड्स बोलते हैं। दूसरी एक्सेंट्स। तीसरी एक कल्चरल वोकैबुलरी होती है। और लास्ट में ये चीज़ हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम वैसे ही आजकल बहुत टीवी सीरीज एंड वेब सीरीज का टाइम आ गया है, तो वैसे ही हम देख रहे थे। तो कोई अच्छी अगर वेब सीरीज मिली या कोई अच्छी इंग्लिश मूवी मिली, प्रेफर करना कि ब्रिटिश, तो उसको देखना। सबटाइटल यूज कर सकते हो। सबटाइटल से फायदा क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा है, और दूसरा उस चीज को तेज पढ़ सकते हो। आपकी थोड़ी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, फोकस भी इंप्रूव होगा, मल्टीटास्किंग भी हो जाएगी। ट्राई करना अगर सबटाइटल के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ आसान नहीं है सबटाइटल्स के साथ देखना। बिना देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ हम देखेंगे कि हमने एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो। तो जो सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को काम रखो। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपके पास 10 मिनट्स के आसपास होता है, यूज दैट टाइम टू काम योरसेल्फ। अगर हम काम है तो हम फोकस बढ़िया से कर सकते हैं। अगर हम फोकस अच्छी तरह करेंगे तो हम जो सिली मिस्टेक्स है वो सब नहीं करेंगे। तो बेस्ट वही है कि रिलैक्स रहो। जो एग्जाम होने से पहले 10 मिनट्स मिलते हैं उसमें ट्राई करो कि आप एकदम रिलैक्स और काम रहो। छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे पेंसिल शार्प कर ली, अपने अपने पेन्स देख लिए कि चल रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें भी आपको बहुत काम की होती है। ये टाइम बाउंड टेस्ट है, आपका एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं। तो अगर उस टाइम उस दौरान आपका अगर पेंसिल का निब टूट गया तो आप पैनिक में आ सकते हो कि यार मेरा पेंसिल का निब टूट गया, मेरे को आंसर लिखना है, मैं कैसे लिखूं। तो बेस्ट वही है कि 2 पेंसिल अपनी शार्प करके रखो, एक आध पेन रखो अपने पास, बिना वरी के
आप अपना जो 30 मिनट्स का एग्जाम है उसको अच्छी तरह कर सको। ठीक है, नेक्स्ट वो है कि चेक करो के जो हेडफोन दे रहे हैं वो लोग, वो अच्छी तरह चल रहे हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेडफोन कंफर्टेबल होना चाहिए पहला तो, और दूसरा सही चलना चाहिए। सही चलने का मतलब ये है कि उस पर कोई आवाज क्रैकल नहीं होना चाहिए, कोई स्टैटिक वाला आवाज नहीं आना चाहिए। जो भी आवाज आपको सुन रहे हो वो क्लियर होगा। अब ये चेक कैसे करना है, जब आपको हेडफोन मिलेगा तो आपके पास ऑडियो जैक होता है, वहां पे ऑडियो जैक में प्लग करोगे तो वहां पे एक डेमो वॉइस चलता रहेगा। तो जब आप डेमो वॉइस सुनोगे तो वो आपको क्लियर सुनना चाहिए। और वहाँ पे इसका एक वॉल्यूम एडजस्टर भी होता है, आप वॉल्यूम एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, तो जिस पे कंफर्टेबल लगता है उस वॉल्यूम पे आप एडजस्ट करो। पहले ये देखो कि आप इक्विपमेंट के साथ कंफर्टेबल हो। अगर हल्का सा भी इसमें गड़बड़ लगता है तो इन्विजिलेटर को बोलो और वो चेंज कर देंगे। पहले हमको अपना जो इक्विपमेंट दिया है उन्होंने वो सही होना चाहिए। यार हम पैसे दे के एग्जाम दे रहे हैं, काफी महंगा एग्जाम है, तो ट्राई करना कि जो इक्विपमेंट है ये सब एकदम परफेक्ट मिले आप लोग को। अब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमने इस पॉइंट का निचोड़ सीख लिया तो लिसनिंग जो एग्जाम है वो निकल गया। उसमें हम इजीली एकदम अच्छा बैंड स्कोर कर सकते हैं अगर हमने ये पॉजेस को अच्छी तरह सीख लिया कि ये जो हमको 35 सेकेंड्स के आसपास का पॉज मिलता है, अगर हमने उसको सीख लिया कि उसको कैसे यूज करना है तो हमारा लिसनिंग इजीली हो जाएगा। तो इस पे हमको पॉजेस में क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और कीवर्ड्स को मार्क करना है। अब यार कीवर्ड्स अगर आपने यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस देखे होंगे तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स बहुत बार आपने सुना होगा, मगर ये कीवर्ड्स होते क्या है यार, ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आंसर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इनको कैसे देखना है और क्या क्या हमने फोकस करना है एक क्वेश्चन पढ़ते हुए, वो सब मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, थोड़ा टाइम में बताऊंगा। नेक्स्ट है कि रीड अ फ्यू क्वेश्चंस अहेड। आपको अगेन जब आपको पॉज मिलेगा तो आप क्वेश्चंस पढ़ो। आपको रिकॉर्डिंग बोलेगा कि अभी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर डैश टू डैश। तो आपको लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 5 के बारे में रिकॉर्डिंग बोल रहा है, तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 5 पूरे पूरे पढ़ लो। तो अब इससे क्या फायदा है आपको कि आप स्किप करने में आपको थोड़ा आसानी होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि कभी कभी आप रिकॉर्डिंग को ट्रैक नहीं कर पाते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक आध क्वेश्चन आगे का पता है तो उस पे डायरेक्ट चले जाओ। जैसे लेट्स से कि आप थर्ड सेकंड क्वेश्चन पे थे और आप सेकंड क्वेश्चन आंसर कर लिया लेकिन आपको थर्ड मिल ही नहीं पाया, तो आपको थोड़ा टाइम हो गया तो आपको लगता है अब थर्ड तो चला गया, तो आप फोर्थ पे फोकस कर लो। फोर्थ पे फोकस कर लो और फिफ्थ पे फोकस कर लो। तब इन दोनों में से जो भी आपको आंसर दिखा उसको मार्क कर देना। तो ये होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कभी सिचुएशन आ जाती है अपने साथ ऐसी, तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होता है इसमें। लास्ट स्टेप है कि कैपिटल्स लेटर यूज करना है जब आप रिस्पॉन्स शीट में अपना आंसर्स लिख रहे हो। तो पहले तो ये रिस्पॉन्स शीट होती है हमारी, यहाँ पे ऊपर कैंडिडेट नेम होता है, उस पे लिखना पढ़ना होता है, कैंडिडेट नंबर होता है, कैंडिडेट सेंटर नंबर होता है। ये सब इन्विजिलेटर आपको बता देंगे कि कैसे करना है। टेस्ट का डेट मंथ ईयर ये लिखना होता है। तो ये अपनी रिस्पॉन्स शीट है जो आपको आइल्स वाले देंगे। अब ये वाला है हमारा इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे हमारे आंसर्स है। जो मेरी एडवाइस है वो है कि आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना आंसर्स लिखो, और पेंसिल से लिखना। आप पेन और पेंसिल दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से लिखना अपना आंसर्स, क्योंकि कभी गलत हो गया तो मिटा भी सकते हो, ऐसा कोई रिस्क वाला बात नहीं है इसमें। अब लेट्स से कि यार आपका पहला आंसर, पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर जिम है लेट्स से। ठीक है, एक बंदे का नाम जिम। तो अगर आपने ये लिखा सही है, अगर आपने ऐसे लिखा तो भी सही है, लेकिन अगर आपने ये लिखा तो गलत है। क्यों? क्योंकि जिम एक बंदे का नाम है और ये नाउन है। नाउन हर बार कैपिटल से शुरू होता है। तो हमारा जबकि आंसर सही है लेकिन कैपिटल से हमने स्टार्ट नहीं किया, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो हमारे साथ, आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाए, बेटर ये है कि हर हर एक आंसर हम कैपिटल में ही लिखें। इससे दूसरा हमारे को बेनिफिट क्या है कि जैसे लेट्स से कि मेरी हैंडराइटिंग काफी गंदी है, आप देख सकते हो, ऐसी ही है मेरी हैंडराइटिंग। तो अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो इन्विजिलेटर को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है। जब मैं स्मॉल में लिखता हूँ तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि क्या लिख दिया भाई ने।
तो कैपिटल में लिखने से क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्विजिलेटर को पता चल जाता है कि चलो यार इसने ठीक ठाक लिखा है। तो ये दो फायदे हो गए, पहला तो हमारा ऐसा नाउन नाउन के चक्कर में हम गलत नहीं होते, और दूसरा थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, लेजिबल होता है, उसको पढ़ने लायक बन जाता है। जब हमारा लिसनिंग टेस्ट खत्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग सब खत्म हो जाएगा, तो हमको एंड में 10 मिनट्स मिलता है। वो 10 मिनट्स किसके लिए मिलता है, कि जो हमारा आंसर्स है उसको हम इस पे ट्रांसफर कर सकें। उसी टाइम पे हमको इस रिस्पॉन्स शीट में आंसर लिखना शुरू करना है। उससे पहले जो हमको 30 मिनट्स के आसपास जो हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, उस टाइम पे हमको जितना भी हमारा रिस्पॉन्सेज है वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साथ में लिखना है। उस टाइम कोई फायदा नहीं है हमको कि अगर हम जैसे क्वेश्चन लिख दिया, हमारे पास टाइम है 10 सेकंड है, हम आंसर इस पे फेयर आउट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप अगले क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। आपको कोई उसका कोई एक्स्ट्रा ये नहीं मार्क्स मिलेगा कि अगर आपने इस पे जल्दी लिख दिया तो आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या आपको इधर 10 मिनट्स है तो वो 10 मिनट्स आपको पूरा 10 मिनट्स मिलेगा इधर ट्रांसफर करने के लिए। आपको ऐसा नहीं है आपको 8 मिनट्स इधर लगा लिया और आपने रीडिंग में आपको 60 की जगह 62 मिनट्स मिल गए, ऐसा भी नहीं होगा। आपको इधर 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स ही मिलेगा। तो वो एंड वाला 10 मिनट्स हमको खराब क्यों करना है, इसीलिए हम जो लास्ट का 10 मिनट्स है उसी में हम इस शीट पे फेयर आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे जो मैंने अभी बताया था कि कीवर्ड्स और पॉजेस, इसको कैसे देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा सामने। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है और हमारे पास लगभग 30 सेकेंड्स के आसपास होते हैं, तो उस 30 सेकेंड्स या 35 सेकेंड्स को कैसे यूज करना है हमने। ठीक है, क्या क्या हमने देखना है, क्या क्या चीजें हमने देखनी है और कैसे देखनी है, ताकि हमको जो रिकॉर्डिंग है वो इजीली समझ भी आए और आंसर्स जो है वो जल्दी मिल भी जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार हमने ये देखना है इंस्ट्रक्शंस। ये हमारी इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर लिखी हुई है बोल्ड में, क्या लिखा है, 1 वर्ड और अ नंबर। तो हमको इतना पता चल गया कि इस जितने भी आंसर्स है ये, इन सब का आंसर क्या होगा, 1 वर्ड होगा या फिर एक नंबर होगा। ये दिमाग में हमारी बात बैठ गई। सेकंड चीज हमने देखनी है हमारा टाइटल। ये टाइटल क्या कह रहा है, तो इस केस में ये टाइटल कह रहा है जॉब डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब टाइटल से हमको क्या पता चलेगा कि यार ये जो रिकॉर्डिंग है ये इसका टॉपिक क्या होगा, ये किस चीज के ऊपर होगी। तो हमको पता चल गया कि ये वाली रिकॉर्डिंग जॉब डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के ऊपर होगी। एक इंक्वायरी कर रहा होगा कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से जॉब डिटेल्स के लिए, इसलिए हमको टाइटल देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे हमको पता चल जाता है कि टॉपिक क्या होगा, पूरे रिकॉर्डिंग का टॉपिक क्या होगा, तो हम ट्रैक कर सकते हैं। एक माइंडसेट बन जाता है हमारा कि चलो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से जॉब डिटेल के बारे में बात होगी। ठीक है, तो इन दोनों को देखने के लिए यार हमको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। ये चीज 5 सेकंड में हमने क्या समझ लिया कि वर्ड लिमिट क्या है और टाइटल क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रोल। तो पहला जो क्वेश्चन है वो होगा रोल के ऊपर। तो जो बंदा है वो रोल के बारे में बात कर रहा होगा। तो रोल क्या होता है, पोजीशन या जॉब। ठीक है, जॉब हो गई, पोजीशन हो गई, तो उसका क्या रोल है, क्या जॉब है। तो अब यहाँ पे हमको पता है यार एक ही वर्ड आएगा पहले तो, और अब ये रोल है तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली यार कोई नाउन आएगा, जैसे टीचर हो गया जॉब, है ना, क्लर्क हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, ऐसा। तो ये पता है कि 1 वर्ड है और सिंगुलर नाउन आएगा इस पे। तो ऐसे हमने प्रेडिक्ट कर लिया। अभी रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं है लेकिन हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि यार यहाँ पे नाउन आएगा और कोई पोजीशन के बारे में बात होगी, टीचर, रिसेप्शनिस्ट, कुछ ऐसा कुछ बोलेगा। नेक्स्ट है लोकेशन। तो अब हमको पता है कि लोकेशन के बारे में हमको सुनना है, और ये तो बड़ा ही आसान दे दिया इन्होंने कि फॉर्डहैम डैश सेंटर। अब हमको ये पता है कि ये बिल्डिंग बिल्डिंग का नाम है ना, ये किसी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स का नाम है। और हमको ये पता है कि इस पे हमको पूरा फोर्डहैम डैश सेंटर बोलेगा वो, तो बीच का जो डैश है बस उसको हमने सुनना है। फोर्डहैम तो बोलेगा ही और सेंटर भी बोलेगा वो, तो बस जो बीच वाला चीज है उसको हमने सुनना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंगल नाउन होगा, कुछ भी जैसे फोर्डहैम कन्वेंशन सेंटर, कुछ भी ऐसा कुछ होगा, है ना। तो उसको हमने सुनना है। जो थर्ड है वो है डैश रोड फोर्डहैम। अब ये बस रोड के बारे में बात करेगा, कौन सी रोड पे है वो, ये वाली जो बिल्डिंग है वो कौन सी रोड पे है।
किसी भी रोड पे हो सकती है वो, तो बस वो रोड का नाम बोलेगा और हमको यहाँ लिख देना है, तो ये भी सिंपल नाउन होगा। तो ऐसे करके हमको पहले 3 क्वेश्चंस तो इजीली हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में बात होगी वो है वर्क इन्वॉल्व्स। वर्क इन्वॉल्व मतलब क्या काम करेगा वो बंदा वहां पे, या उसकी ड्यूटी क्या है वहां पे। तो सबसे पहले बात होगी कि ही हैज टू डील विद इंक्वायरीज, तो दिस विल बी डिस्कस्ड पहले। अब सेकंड बात होगी मेकिंग डैश एंड रीऑर्गेनाइजिंग देम। अब यहाँ पे हमको सुनना है इंक्वायरीज के बाद उसका क्या रोल है। मेकिंग डैश में क्या आएगा, मेकिंग डैश में अपॉइंटमेंट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। मेकिंग अपॉइंटमेंट्स या मेकिंग नोट्स, फाइल्स, ऐसा कुछ आएगा, है ना। एंड रीऑर्गेनाइजिंग देम, तो उसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये प्रिडिक्शन हो गया हमारा कि यहाँ पे क्या आ सकता है। फिर नेक्स्ट जब इसके बारे में बात हो जाएगी तो उसका अलग रोल होगा, क्या है, मेंटेनिंग द इंटरनल डैश। अभी इंटरनल क्या हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, डेटा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ये इंटरनल, है ना। हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या 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 कुछ आ सकता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ऐसा गेस करना, है ना। फिर लास्ट में बोलेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसका काम है। हमने बस ये सुनना है कि इधर ये इंटरनल क्या है, और यहाँ पे ये सुनना है कि मेकिंग क्या करना है, उसको क्या करना है और किसको ऑर्गेनाइज करना है। देम मतलब कि इस चीज को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं यार। आई होप कि यार ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे एक पॉज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, फिलहाल के लिए आई थिंक आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये हमारे पास एमसीक्यूज या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है, हमको एक क्वेश्चन दिया है और 3 ऑप्शंस दिए हैं, और हमको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने में हमको 1 या 2 मिली सेकेंड्स लगेंगे, उससे ज्यादा हमको लगेगा नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट हमारा पहले ही क्लियर है, और यहाँ पे कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है, तो हम टाइटल से भी ऐसे हमको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है कि किस चीज के ऊपर है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों के बारे में पता होना चाहिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमको अगर क्वेश्चन नहीं पता या ऑप्शंस नहीं पता, तो हमारे लिए आंसर करना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हमारे पास वो 35 सेकेंड्स के आसपास टाइम होता है, उस टाइम में हम बोथ क्वेश्चंस एज वेल एज ऑप्शंस को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें क्या होंगे। अब मेरे को क्या पसंद है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ या मेरे को कोई कीवर्ड दिखता है तो मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ। जैसे मेरे को ये पता है म्यूजियम यहाँ कीवर्ड है और ओरिजिनली कीवर्ड है, तो मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ, ताकि मेरे को ये स्ट्रैटेजी ठीक लगती है कि आप सर्कल कर लो, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने क्या सुनना है रिकॉर्डिंग के टाइम। ये हम क्वेश्चन 11 को सबसे पहले देखते हैं। द म्यूजियम बिल्डिंग वाज ओरिजिनली, हमने जल्दी से पढ़ा ये क्या है। अब हमको ये पता है कि यार म्यूजियम बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, और ओरिजिनली वो पहले क्या थी। अब आइल्स लिसनिंग में क्या होता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बताया है और बाकी 2 ऑप्शंस के बारे में बताया ही नहीं। हर बार ये होता है कि तीनों ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ बात की होती है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उस टाइम हमको कीवर्ड्स में से कीवर्ड्स का निचोड़, एक जो निचोड़ होता है वो देखना है। तो अब यहाँ क्या है, म्यूजियम बिल्डिंग वाज ओरिजिनली। अब यहाँ पूछा ओरिजिनली क्या थी, वो स्टार्टिंग में क्या थी। म्यूजियम बिल्डिंग फैक्ट्री थी, एक प्राइवेट होम था, या एक हॉल ऑफ रेजिडेंस थी। अब ये देख लो, ये ऑप्शंस तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बस हमको ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या थी। अब देखना, अगर अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो तीनों के बारे में बात करेगा कि फैक्ट्री थी एक टाइम, फिर वो प्राइवेट होम बना या हॉल ऑफ रेजिडेंस बना, अब वो प्राइवेट होम है, फिर अब रिसेंटली वो म्यूजियम बना। तो तीनों के बारे में बात होगी, बट इधर पूछा ओरिजिनली क्या थी, तो स्टार्टिंग में क्या थी, तो वो आपको एक कीवर्ड हो गया, राइट। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाएंगे। द यूनिवर्सिटी यूजेस पार्ट ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग एज टीचिंग रूम्स, रिसर्च लाइब्रेरी एंड एडमिन ऑफिसेस। अब इन तीनों ऑप्शंस को देख लिया, तीनों ऑप्शंस सिंपल है, तीनों नाउन्स है, इजी नाउन्स है।
तो इसको हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पे क्या है? द यूनिवर्सिटी यूजेज अ पार्ट ऑफ म्यूजियम बिल्डिंग एज, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी एक म्यूजियम बिल्डिंग का पार्ट किस चीज में यूज कर रही है? टीचिंग रूम में यूज कर रही है, रिसर्च लाइब्रेरी बना रखी है, या एडमिन ऑफिस बना रखे हैं उन चीज के, ठीक है। तो ऐसा सच इसमें भी हमको ऑप्शंस पे इतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं पड़ा। बस हमको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे ये तीनों जो कीवर्ड्स है, यूनिवर्सिटी, पार्ट और म्यूजियम बिल्डिंग, इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन जब आ रही है तो किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लगेगा देखने में, क्योंकि इसके ऑप्शंस काफी लंबे हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको दोनों क्वेश्चन के भी कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं और आंसर का भी ऐसा कीवर्ड ढूंढ लो जो आपको जल्दी से मिल जाए। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द गाइड से अबाउट एंट्रेंस फी? सिंपल है, इसका बस कीवर्ड एंट्रेंस फी ही है। गाइड तो बोल ही रहा है, गाइड तो शुरू से ही बोल रहा है, और वो किसके बारे में? एंट्रेंस फी के बारे में बता रहा है। तो ये इसका जो कीवर्ड है वो एक सिंपल एंट्रेंस फी है क्वेश्चन का। रिकॉर्डिंग में एंट्रेंस फी की बात हो रही होगी, तब हमको इन तीन ऑप्शंस को सुनना है। अब इन तीन ऑप्शंस को हमने कैसे एनालाइज करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है? पहला ऑप्शन क्या है? विजिटर डिसाइड वेदर और नॉट दे विश टू पे। पहला डिसीजन हो गया एंड विश टू पे हो गया। ये हमारा पहला कीवर्ड है कि विजिटर्स जो आ रहे हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने पैसे देने या नहीं देने। सेकंड ऑप्शन है ओनली चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स रिसीव डिस्काउंट। यहाँ पे चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स हो गया और डिस्काउंट हो गया। थर्ड ऑप्शन है म्यूजियम चार्जेस एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल एग्जीबिशन। बस ये म्यूजियम चार्जेस एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल एग्जीबिशंस। बस ये हमारे तीन ऑप्शंस के कीवर्ड्स हो गए। सिंपल है, अब थोड़ा आप क्लियरली इसको लिख सकते हो। मैंने तो थोड़ा इधर गंदा सा लिखा, गंदे से सर्कल मारे है। मतलब कोशिश करना है, सर्कल्स मार रहे हो तो आपको बाकी ऑप्शंस है वो दिख जाए, मेरी तरह ना हो। तो उसको थोड़ा क्लियरली रख लेना। मेरे पास थोड़ा, मैं हूं ऐसा तो क्या कर सकते हैं। बट चलो, मेरे को तो दिख जाता है जब एग्जाम देता हूँ मैं। बट फिर भी आप जब कर रहे हो तो थोड़ा अपनी तरफ से जितना कंफर्टेबल हो वैसा करो। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है विजिटर्स आर एडवाइज टू लीव इन द क्लोक रूम। क्लोक रूम में क्या छोड़ने के लिए बोला है? क्लोक रूम हमारा हो गया, लीव हो गया, है ना। ये दो कीवर्ड्स हो गए, बाकी तीन, ये तो तीन तो सिंपल नाउन्स है। तो इन तीनों के बारे में हमको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमको जो 13th क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उन पे हल्का सा स्ट्रेस लेना है बस, क्योंकि उस पे थोड़े से कीवर्ड्स है ज्यादा। बाकी सब क्वेश्चंस में हमारा इजीली निकल जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, यूजुअली अब नए पैटर्न के हिसाब से जो ऑप्शंस है वो थोड़े लंबे आने शुरू हो गए हैं। तो अब अगर ऑप्शंस थोड़े लंबे आ रहे हैं तो हमें ऑप्शंस का भी कीवर्ड्स निकालना है, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना है। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता उसमें। तो अब आपको एक आइडिया सा मिल गया है कि क्या करना है पॉजेस के टाइम और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो अगर, हाँ, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कहीं से पेन और पेपर उठाओ, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2-5 मिनट के रिकॉर्डिंग चलेंगे और आपको आंसर्स करने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है एंड यू हैव 30 odd seconds to read the question, and after that the recording will play. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually.
Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. OK, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Alright, so now let's look at the answers. So पहले इसका आंसर था DW37YZ. अब ये हमको T लग सकता है और ये 13 लग सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का क्लैरिटी ध्यान रखना है. अगर आपकी ये वाली गलती हुई है तो आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है. यहाँ पे 24 अप्रैल था इसका आंसर डेट ऑफ बस जर्नी का, तो अगर आपने 24 अप्रैल भी लिखा है तो भी सही है. अगर आपने 24th पे लिखा है तो भी सही है, 24 अप्रैल. लेकिन अगर आपने 2404 लिखा है तो गलत है, क्योंकि उधर 4th मंथ की बात नहीं हुई थी, उधर सिर्फ अप्रैल की बात हुई है. राइट. Shopping and visit to the dentist is the answer. Parking, cost of parking was too high, and Claxby Street. इसका हमको स्पेल किया हुआ था उसने, Claxby स्पेल किया हुआ था. तो यूजुअली होता है कि जो स्पेल्ड आउट वर्ड्स होते हैं वो आंसर्स में आ जाते हैं. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगेन 5 मिनट लगेंगे हमको, तो लेट्स सी. आपके सामने क्वेश्चन है इन 3, 2, 1. You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organisation called ACE. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked
is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face to face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Alright, so let's look at the answers for this. So these are the answers. 11th ka is C, 12th ka A, 13th ka A, and two letters were B as well as E. Now in this, I hope कि everyone was able to answer at least a few questions. तो whatever your score है, please comment below आपको कितना score आया है. अगर आपका 10 out of 10 आया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. अगर आपके थोड़े मार्क्स कम है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट फोकस करो, सही करो और एनालाइज करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस. अभी आपने ये टेस्ट दे दिया है, तो आपके जितने भी आंसर्स गलत है, एनालाइज करो, दोबारा ऑडियो सुनो और दोबारा आंसर करो और देखो कि आपने कहाँ गलती की थी. लाइक आई सेड, हर बार जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको पांचों के बारे में बात की गई है, बट आंसर सिर्फ बी और ई ही है. वो क्यों है ये आपको पता होना चाहिए. एम्बिशन के बारे में बात हुई है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में स्टार्टिंग में बात हुई है, लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में कब बात हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, एंड अवेलेबिलिटी के बारे में कब बात हुई थी. अवेलेबिलिटी एज इट इज उन्होंने यूज नहीं किया था, इसको पैराफ्रेज में करके यूज किया था. आपको पता चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत पैराफ्रेजिंग भी करते हैं. आपको एज इट इज अवेलेबिलिटी वर्ड नहीं सुना होगा. बेस्ट ये है कि अगर आपकी गलतियां हुई हैं तो एनालाइज करो और इम्प्रूव करो. अगर आपके पास कोई कमेंट है, सजेशन है, प्लीज अगेन कमेंट इट. ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. सी यू सून.